Hello everyone, welcome to GATE Academy. I'm Richa Gupta with you all and in today's session हम आगे की बात करने वाले हैं related to treatment of water. So my dear students, अभी तक अगर मैं बात करूं तो अभी तक हमने डिस्कशन किसके ऊपर कर चुका है? फिल्ट्रेशन के ऊपर, रैपिड सैंड, स्लो सैंड, ग्रेविटी फिल्टर्स एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए. अब अगर मैं आगे की बात करूं कि बेसिकली हम लोग को इसके बाद पढ़ना है डिसइंफेक्शन, बट उससे पहले एक छोटा सा चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि इसके ऊपर गेट में न्यूमेरिकल्स आ भी चुका है, वो है रिलेटिंग टू सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर. तो एक छोटा सा टॉपिक जो हमको डील करना है दैट इज सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर. अब बेसिकली ये सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर या वाटर सॉफ्टनिंग बात करूं तो ये ज़रूरत क्यों पड़ी? तो आप याद करो जब मैंने आपको पढ़ाया था केमिकल पैरामीटर्स की, जब हमने बात की थी पीएच, एल्कनिटी, हार्डनेस की बात की थी, तब मैंने आपको एक ब्रीफ बताया था किसके बारे में? हार्डनेस के बारे में. हार्डनेस होती है ड्यू टू कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस. कार्बोनेट हार्डनेस क्या था? इसको हमने दूसरा नाम दिया था टेम्परेरी हार्डनेस. वहीं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस का हमने सेकेंड नाम क्या दिया था? परमानेंट हार्डनेस. ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था जब वहाँ पर हमने डिस्कशन किया था पॉइंट ऑफ डिस्कशन में कि जो आपका कार्बोनेट हार्डनेस होता है जो कि कॉज्ड होता है ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ मल्टीवैलेंट कैटायंस, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी. मैंने आपको ये कहा था कि बेसिकली इनको सिंपल बॉइलिंग करके रिमूव किया जा सकता है. ठीक है, वाइल अगर मैं बात करती परमानेंट हार्डनेस की, तब मैंने आपको बोला था कि इसको रिमूव करने के लिए स्पेशल टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यों हमको इसको रिमूव करना है? क्योंकि अगर पानी में हार्डनेस प्रेजेंट होती है तो जो सोप है वो प्रॉपर अमाउंट में जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या नहीं फॉर्म कर सकता? फोम फॉर्म नहीं करता, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है. या यू कैन से फोम और लैदर फॉर्म नहीं करता, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है. तो जितने भी मल्टीवैलेंट कैटायंस है, टू बी प्रिसाइज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, उनकी वजह से हार्डनेस मिल रही थी. तो मेरा एम, जब मैं पानी की सॉफ्टनिंग की बात कर रही हूँ, मेरा एम है कि मुझे पानी में से मल्टीवैलेंट कैटायंस को रिमूव करना, और अगर मैं एक्सक्लूसिवली बात करूँ तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस को रिमूव करना. तो उसके बहुत सारे तरीके हैं. आप लाइम सोडा डाल के भी रिमूव कर सकते हो. ठीक है, डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस से भी रिमूव कर सकते हो या जियोलाइट मेथड से भी रिमूव कर सकते हो. तो यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो है जियोलाइट मेथड. इसको कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस भी बोलते हैं. अब सबसे पहले ये तो मुझे पता चल गया अब, क्योंकि मैंने आपको इसका ब्रीफ इंट्रो दे दिया है कि दिस इज वन ऑफ द टेक्निक, एक स्पेशल टेक्निक है जिससे पानी में जो परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट है, टेम्परेरी होगी तो बट ऑब्वियसली उसका रिमूवल भी कर देगा, बट स्पेसिफिकली प्रॉब्लम तो हमें परमानेंट हार्डनेस थी क्योंकि वो तो सिंपल बॉइलिंग से रिमूव ही नहीं हो रही थी. सो जो परमानेंट हार्डनेस है उसका रिमूवल कर देता है आपका ये जियोलाइट मेथड. तो अब बारी आती क्या करता है वो तो पहले डील करने से पहले हमको एक चीज पता होनी चाहिए. ये जियोलाइट मेथड नाम रखा है, चलो कैटायन एक्सचेंज तो समझ में आता है, फिर भी कुछ तो हमने पढ़ रखा है इसके बारे में. ये जियोलाइट क्या होता है? जियोलाइट के बाद मेथड लगा, ठीक है, कोई मेथड होता होगा, बट ये जियोलाइट क्या होता है? तो जियोलाइट बेसिकली नेचुरल सॉल्ट्स होते हैं, क्लेज होते हैं. इसका O3 Y.H2 कुछ ऐसा इसका फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो जियोलाइट्स आर नेचुरल सॉल्ट्स एंड क्लेज होते हैं बेसिकली ऑफ एल्यूमिनियम एंड सिलिकेट्स, और इस तरीके का इसका जनरल केमिकल फॉर्मूला होता है. शॉर्ट में आप इसको ऐसे लिख देते हो Na2Z. ये है सोडियम का जियोलाइट, दिस इज सोडियम जियोलाइट. अब ये जो जियोलाइट्स होते हैं ना, इसको आप नेचुरली भी प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है, ये नेचुरली भी अवेलेबल होते हैं या आर्टिफिशियली भी आप बना सकते हो. सो दे आर अवेलेबल नेचुरली एज वेल एज दे कैन बी मेड आर्टिफिशियली एज वेल. क्लियर?
तो ये तो चलो मुझे समझ में आ गया, जियोलाइट्स नेचुरल सॉल्ट्स होते हैं, क्लेज होते हैं, वो समझ में आ गया। अब बारी आती है इसका काम कहाँ से आएगा। तो याद करो, फ्लैशबैक में जाओ, जब मैंने आपको केमिकल पैरामीटर्स में हार्डनेस पढ़ाई थी तब मैंने आपको बोला था कि यूनिवैलेंट कैटायंस जो होते हैं वो पानी में हार्डनेस इम्पार्ट नहीं करते, ठीक है, वो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, ठीक है। सो वी टोल्ड यू, और तभी हम लोगों ने एक टर्म भी मैंने आपको बताया था कि वो सूडो हार्डनेस इम्पार्ट करते हो। मैंने कहा था आज सच्चे कोई हार्डनेस नहीं है, बस कहने का यही मतलब है कि जो भी यूनिवैलेंट कैटायंस है वो पानी में हार्डनेस इम्पार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है सोडियम, सोडियम क्या है, यूनिवैलेंट, ये पानी में हार्डनेस इम्पार्ट नहीं करता। तो फिर क्या करना है इसका, क्यों हम लोग इसको लेकर आए। मेरा एम क्या था, मेरा एम था, माय एम वाज कि पानी में जो कैल्शियम मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस है, लाइक क्लोराइड्स, सल्फेट्स, और टेम्पररी भी ले लो बाइकार्बोनेट्स, इनको रिमूव करना है, इनका रिमूवल मेरा एम था। तो इससे इसका क्या रिलेशन, तो अब आप सेकेंड नाम देखो, सेकेंड नाम क्या लिखा है इसका, कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस। सो इन जियोलाइट मेथड्स में क्या होगा, जो यूनिवैलेंट कैटायंस है उनका एक्सचेंज हो जाएगा। कैसे, ये रिएक्शन देख लो, देखो, जब आपने उस पानी में, जिस पानी में आपका परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट है, उस पानी को पास किया सोडियम जियोलाइट में से, तो क्या होगा, क्या होगा, ये बन जाएगा क्लोराइड्स, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स, और यहां पर आपका बन जाएगा कैल्शियम मैग्नीशियम का जियोलाइट। यूज्ड जियोलाइट बोल दो, या लिख सकती हूं यहाँ पे मैं कैल्शियम और मैग्नीशियम zeolite, and this one is your sodium, salts of sodium, or you can write it as sodium salts, ठीक है। this is sodium zeolite। तो ये रिएक्शन आपकी निकल कर आएगी, दिस रिएक्शन विल कम इनटू पिक्चर। तो क्या हुआ, क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ कैटायंस का। जो आपने जब पानी, बेसिकली एक फिल्टर की तरह ही, अगर आप इसका बेसिकली स्ट्रक्चर देखते हो, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो ये क्या होता है, ये एक फिल्टर के जैसे ही आता है। क्या होता है, यहाँ पर सोडियम की जियोलाइट्स होती है, ठीक है, यहाँ पे सोडियम की जियोलाइट है। आपने जब पानी को पास किया इसमें से, व्हेन यू पास द वाटर विच कंटेन्स परमानेंट हार्डनेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा कैटायंस का। तो जो कैल्शियम मैग्नीशियम की जियोलाइट बन जाएगी, और जो परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट थी इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, वो सोडियम सॉल्ट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर तुम बोलोगे तो ये तो बच गया ना, आखिर पानी में तो है कैटायंस, अब वो चाहे यूनिवैलेंट हो चाहे मल्टीवैलेंट हो, आप तो बोलोगे कि पानी में है कैटायंस, तो होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, यूनिवैलेंट कैटायंस है ना, तो यूनिवैलेंट कैटायंस के कारण तो वैसे भी हार्डनेस नहीं हो रही थी, और मेरा एम ये था कि मुझे मल्टीवैलेंट कैटायंस जिनके कारण हार्डनेस हो रही थी उनको रिमूव करना था। तो मेरा एम तो फुलफिल हो गया, माई एम इज फुलफिल्ड, दे आर रिमूव्ड, दैट्स ऑल व्हाट आई वांटेड, क्लियर। तो मेरा एम फुलफिल हो गया। अब क्या हो रहा है, ओवर द टाइम यूज करते जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर पानी आता जा रहा है, हार्डनेस रिमूव होती जा रही है, आउटपुट में वाटर बाहर निकलता जा रहा है, फिल्टर्ड वाटर। अब बारी आती है कि एक टाइम के बाद ये जो सोडियम जियोलाइट है ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब अब जो पानी निकलेगा उस पानी में हार्डनेस होगी, क्यों, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, कैटायन का एक्सचेंज हो रहा था, बट क्योंकि पानी में सोडियम जियोलाइट, जो इस टैंक में बेसिकली सोडियम जियोलाइट प्रेजेंट है, वो हो गया एग्जॉस्ट। तो अब तो आपको डिजायर्ड एफिशिएंसी भी नहीं मिल रही है, ठीक है, हार्डनेस भी रिमूव नहीं हो रही है, तो अब क्या करें। अब पिक्चर में आ जाएगा कि मुझे इसको दोबारा जनरेट करना है। मेरा रिमूवल हार्डनेस का रिमूवल बेसिकली पानी में, मेरे पानी में हार्डनेस का रिमूवल तभी हो पाएगा जब इस सोडियम जियोलाइट का रीजनरेशन हो। सो रीजनरेशन ऑफ सोडियम
जियोलाइट। कैसे होगा, कैसे होगा? आपने क्या लिया, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की जियोलाइट जो बन रही थी, यूज्ड जियोलाइट, इसको लिया, ठीक है, एंड इसमें से सोडियम क्लोराइड पास कर दिया। बट इसको आप बेसिकली बोलते हो, आप अगर इसकी स्पेसिफिक प्रिसाइजली बोलो तो आपने इसमें 5 to 10% ब्राइन सोल्यूशन ऐड किया। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि ये जो 5 to 10% ब्राइन सोल्यूशन है, ये बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ये जो यूज्ड जियोलाइट है, इसमें आपने 5 to 10% ब्राइन सोल्यूशन डाला। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस 5 to 10% ब्राइन सोल्यूशन? इसका मतलब ये निकल कर आता है कि लेट अस सपोज 5 kg ऑफ सोडियम क्लोराइड and 95 kg of water will make what? Will make 5% of the brine solution. Clear? तो यहाँ पर आपने क्या किया, 5 to 10% ब्राइन सोल्यूशन यूज्ड जियोलाइट में पास किया। इससे क्या होगा, इससे आपका वापस रीजनरेशन हो जाएगा, वापस रीजनरेशन हो जाएगा किसका? सोडियम जियोलाइट का। तो बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है, कर लो यही मेथड। इस मेथड से सब काम हो गया। क्या काम हो गया? एक तो आपकी हार्डनेस भी रिमूव हो गई, एंड जब आपका सोडियम जियोलाइट क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो उसको रीजनरेट कर लेना है। कुछ करना तो है ही नहीं। ये जो आपकी यूज्ड जियोलाइट है, इसमें आपको 5 to 10% ब्राइन सॉल्यूशन पास कर देना, दैट्स इट। आपका वापस रीजनरेट हो जाएगा सोडियम जियोलाइट, एंड देन द प्रोसेस गोज ऑन अगेन। ठीक है, तो ये जनरल बेसिस पर कहानी होती है किसकी? दिस इज द स्टोरी फॉर द जियोलाइट प्रोसेस। अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। कैसे एडवांटेजेस है? जब आप जियोलाइट मेथड को यूज करते हो, आप स्पेसिफिकली उन जगहों पर इस मेथड को यूज कर सकते हो जहां पर आपको बिल्कुल भी हार्डनेस नहीं चाहिए पानी में, मतलब जीरो टॉलरेंस, आपको चाहिए ही नहीं पानी में कोई हार्डनेस हो। ठीक है, इन दैट कंडीशन आप ये मेथड यूज कर सकते हो। सो अगर यहां पे लिख भी देती हूं मैं, जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर is achieved. इसके बाद जो रनिंग, मेंटेनेंस और ऑपरेशन कॉस्ट निकल के आता है, रनिंग, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट, it comes out to be less. कम निकल कर आता है। एक और प्लस पॉइंट कि कोई स्लज नहीं बनती, नो स्लजेस फॉर्म्ड। तो देखो कितने सारे एडवांटेजेस है, एंड इट्स नॉट दैट कॉस्टली ऑल्सो, इतना भी कोई कॉस्टली नहीं है। ठीक है, बट द थिंग इज कि हाँ, आपको प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। ठीक है, प्रॉपर केयर करनी पड़ती है इसको। जब आप यहाँ पूरा आपको बेसिकली वाटर सॉफ्टनिंग करते हो, सो यू हैव टू टेक स्पेशल केयर कि आप ध्यान रखो कि कब सोडियम जियोलाइट एग्जॉस्ट हो चुका है। ठीक है, अब थोड़ा तो कॉस्टली होगा। अब आप सोचोगे कि नॉर्मली लाइम डाल दूं, या अगर आप लाइम सोच रहे हो एक तरीके से कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के प्यूरिफिकेशन कर रहे हो, उस तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरे तरीका आप ये कर रहे हो, तो ऑब्वियसली दिस कम्स आउट टू बी कॉस्टलियर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लाइम। क्लियर? सो हाँ, उसके कंपैरिजन में कॉस्टली है, बट आप देखो इसके एडवांटेजेस क्या निकल कर आ रहे हैं कि ये आपको जीरो हार्डनेस दे रहा है, रनिंग, मेंटेनेंस, ऑपरेशन कॉस्ट कम निकल कर आ रही है, और कोई स्लज भी फॉर्म नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स निकल के आते हैं। क्लियर? अब मैंने ये चीज इसलिए आपको समझाई है क्योंकि आपके बुकलेट में एक क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन निकाल लेती हूँ। यू हैव अ क्वेश्चन इन योर बुकलेट, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 22 वो इसी से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड मतलब वहां पर एक आयन एक्सचेंज सॉफ्टनर यूज कर लिया है,
तो मुझे उसका कंसेप्ट बताना था। इसके ऊपर क्वेश्चंस तो वैसे मतलब अगर आप बात करो थ्योरेटिकल बेसिस पर तो जनरली 0 हार्डनेस इज अचीव्ड बाय ऐसे पूछ लेते हैं, बट ब्रॉडर सेंस में इसके ऊपर जो एक टेक्निकल अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है वो मुझे डील करना था। तो मैंने आपको जस्ट बताया कि बेसिकली आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जो हम लोग स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो चाहे डीमिनरलाइजेशन हो चाहे जियोलाइट मेथड हो, तो बेसिकली उसका पर्पस क्या है, वो क्या करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये मुझे आपको बताना था। क्लियर? सो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर लेती हूँ, जिसका जब तक मैं इरेज कर रही हूँ बाकी लोग क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, वो एक क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा देना चाहती थी, तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव ऑन करो। अच्छा ये Na2 है, इसको अगर ये Na2 था, ठीक है, इसको अगर लिख लिया है तो यहाँ पर लिख लेना। So solve that question by the time I erase the board. चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन रिलेटेड टू सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द हार्डनेस ऑफ अ ग्राउंड वाटर सैंपल वॉज फाउंड टू बी 420 mg पर लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट। अब एक ग्राउंड वाटर उठाया, उसकी हार्डनेस कितनी निकल कर आ रही है? 420 mg पर लीटर। हमने पहले भी डिस्कशन कर चुका है, रिवाइज करा दे रही हूँ कि हार्डनेस जब भी रिपोर्ट करना, चाहे हार्डनेस हो चाहे अल्कनिटी हो, हम किसके टर्म्स में रिपोर्ट करते हैं? हम रिपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां पर भी क्या बोला गया? ग्राउंड वाटर सैंपल कितना है? 420 mg पर लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट। तो ठीक है, यहां पर मैंने कोई ग्राउंड वाटर सैंपल लिया, लेट अस से उसका डिस्चार्ज नहीं पता कितना है, हार्डनेस पता है, इनिशियल हार्डनेस मैंने बोल दिया 420 mg पर लीटर है। अंडरस्टूड है मैंने अभी के लिए कि एज कैल्शियम कार्बोनेट है। अ सॉफ्टनर कंटेनिंग आयन एक्सचेंज रेजिन्स was installed to reduce the total hardness to 75 mg per liter as calcium carbonate। अब इसको ध्यान से समझना, क्या हुआ? इस पानी में हार्डनेस निकल कर आई 420 mg पर लीटर, ठीक है, आपने यहां पर एक आयन एक्सचेंज इंस्टॉल किया, ठीक है, आपने एक आयन एक्सचेंज बेस रेजिन्स इंस्टॉल किया, जिसकी वजह से आपने आयन एक्सचेंज रेजिन इंस्टॉल किया, जिसकी वजह से हार्डनेस कितनी रिड्यूस हो गई? 75 mg पर लीटर रिड्यूस हो गई। ये आपकी फाइनल हार्डनेस निकल कर आई, जिसको मैंने HF बोल दिया। अब देखो डिनोशन मैंने अपनी सहूलियत के लिए HI HF लिया, तुम H1 H2 HX जो मर्जी आए वो लो, तुमसे क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड डिनोशंस तो है नहीं। तो मैंने HI HF लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, तो ऐसे सिली क्वेश्चंस मत पूछना मैम आपने उसको HI HF क्यों लिया, पहले ही क्लियर कर दूं। अब बारी आ रही है, reduce the total hardness to 75 mg per liter as calcium carbonate before supplying to 4 households। मतलब ये पानी 4 घरों में सप्लाई होने वाला है, ठीक है, इट हैज टू बी सप्लाइड टू 4 हाउसहोल्ड्स, और उन घरों में सप्लाई होने से पहले इसका हार्डनेस कितना कर दिया? 75 mg पर लीटर। पहले कितना था? 420 mg पर लीटर। अब क्या बोल रहा है? ईच हाउस होल्ड गेट्स ट्रीटेड वाटर एट द रेट ऑफ 540 लीटर्स पर डे। हर हाउस को, लेट अस सपोज 4 हाउस है ना, H1 H2 H3 H4, अब उस H से कंफ्यूज मत हो जाना, हाउस 1 हाउस 2 हाउस 3 हाउस 4, ठीक है। अब बोल रहा है कि हर एक हाउस को कितना पानी मिलता है एक दिन में? 540 लीटर्स पर डे। तो टोटल 4 हाउसेस को कितना मिलेगा? 540 इंटू 4, ठीक है, यानी इतना पानी 540 इंटू 4 2160 आएगा ना, हाँ 2160 पानी जाता है किसमें? आयन एक्सचेंज में। देखो आप इससे एक चीज समझ में आए कि क्वेश्चन में देखना, कभी कभी क्वेश्चंस अगर आप बेसिकली टेस्ट सीरीज वगैरह में देखते हो तो कभी कभी वो आपको इस फॉर्मेट में दे देगा कि हर हाउस को कितना पानी मिल रहा है,
या फिर वो बेसिकली आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे देगा कि इतना पानी जा रहा है किसमें, आयन एक्सचेंज में। तो क्वेश्चन पढ़ लेना, कभी डिस्चार्ज डायरेक्टली दे देता है, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया था तो आपको निकालना पड़ा। यू हैव टू कैलकुलेट इट कि एक में 540 लीटर्स पर डे, तो 4 में कितना जाएगा। दैट मीन्स इतना पानी हम आयन एक्सचेंज में भेज रहे हैं फिलहाल के लिए, जितना स्टेटमेंट पढ़ा। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। आगे की कहानी क्या बोल रही है? आगे की कहानी बोल रही है इफ द एफिशिएंसी ऑफ द सॉफ्टनर इज 100%। ये जो आयन एक्सचेंज सॉफ्टनर आया इसकी एफिशिएंसी है 100%। तो बताओ कि जो बाईपास फ्लो रेट है लीटर्स पर डे में वो कितना निकल कर आएगा। वो आपसे पूछ रहा है जो बाईपास फ्लो रेट है वो कितना निकल कर आएगा। अब ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि तुमने तो अभी तक बाईपास फ्लो रेट का नाम ही नहीं सुना होगा कि बाईपास फ्लो रेट क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी दे दी है। अब हम लोग तो को तो पता, हम लोग जनरल बेसिस में बातें करते हैं कि किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, वो तो थ्योरेटिकल किताब में लिखने के लिए होती है, पेन पेपर में, ये सब बातें हम लोग करते हैं। बट जब क्वेश्चन आता है तो वो स्पेसिफाई कर देता है कि अज्यूम कर लो आइडल कंडीशन, अज्यूम कर लो एफिशिएंसी 100%, तो फिर हमको वो लेके चलना पड़ता है। तो एक होती है प्रैक्टिकल बातें जो आपको और हमको पता है, और दूसरी होती है कौन सी बातें जो आपको क्वेश्चन में को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड रहती है। तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आयन एक्सचेंज सॉफ्टनर की एफिशिएंसी 100% है। मतलब इसका कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि जो भी इस पानी में जितनी भी हार्डनेस है, जब ये पानी जिसमें आपकी 420 mg पर लीटर की हार्डनेस है, अगर वो आयन एक्सचेंज सॉफ्टनर से जाएगा, इफ इट गोज थ्रू द आयन एक्सचेंज सॉफ्टनर, तो आपकी हार्डनेस जो बाहर आएगी वो होगी 0। लेट अस से H1 0। क्यों? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 100% है, मतलब आपको 0 हार्डनेस मिलेगा। फिर तुम बोलोगे पर हमें 0 हार्डनेस नहीं चाहिए था। ठीक है, मुझे तो 0 हार्डनेस चाहिए ही नहीं था। हमें कितनी हार्डनेस चाहिए थी? हमें तो 75 mg पर लीटर की फाइनल हार्डनेस चाहिए थी। क्योंकि आप याद करो, मैंने आपको वैसे भी जनरलाइज बेसिस में बताया था कि हमें आदत है उस पानी को पीने की जिसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ हार्डनेस हो। और हमने बात भी कर रखा है कि फॉर डोमेस्टिक वाटर सप्लाईज जनरली 75 से 115 ppm तक की हार्डनेस डेलिबरेटली होती है, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है। आवर टंग, आवर टेस्ट बर्ड्स आर एक्वेंटेड टू दैट टेस्ट। क्लियर? सो अब बारी आती है कि क्या करें। मेरा तो मोटिव ही फुलफिल नहीं होगा, मुझे तो 75 mg चाहिए और इससे ट्रीट करा दूंगी तो मेरे को तो हार्डनेस 0 मिल रही है। प्रॉब्लम आ गई। तो देखा गया कि एक काम करते हैं कि कुछ पानी को, लेट अस से Q1 पानी जहां से जाएगा, इसको हम लोग, अब अभी वो Q1 नहीं पता मुझे, उस Q1 को आयन एक्सचेंज से पास कर देते हैं। और कुछ पानी को बिना ट्रीट किए, कुछ पानी को बिना ट्रीट किए, हार्डनेस ही रिमूव कर दिया ना इस क्वेश्चन में, तो जिसकी हार्डनेस निकल कर आ रही है कितनी, 420 mg पर लीटर, डायरेक्टली पास कर देते हैं। सो दैट ये दोनों मिलके जो टोटल हार्डनेस है वो कितनी ला देंगे, 75 mg पर लीटर। क्लियर? तो ये मैंने क्यों किया, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आयन एक्सचेंज प्रोसेस करोगे और 0 हार्डनेस मिलेगी, मेरा एम ही खत्म हो जाएगा। मेरा एम था कि मुझे यहाँ पे क्या मिले, 75 mg पर लीटर की हार्डनेस मिले। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, अब मैं यहाँ से अगर कोई वाटर बेसिकली पास कर रही हूँ, इसको आप बोलते हो बाईपास फ्लो रेट। ठीक है, Q2 इज व्हाट, योर बाईपास फ्लो रेट। तो आपने सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज, अब यही डिस्चार्ज मुझे कैलकुलेट करना है, यही है वो बाईपास फ्लो रेट जो मुझे कैलकुलेट करना है। यही है वो बाईपास फ्लो रेट जो कैलकुलेट करना है। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, अब वो कितना वाटर है वो तो नहीं पता, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डायरेक्टली पास कर दो, ठीक है, वो वाटर में से पूरी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को आयन एक्सचेंज से पास मत करो, तो उस वाटर में कितनी होगी हार्डनेस, 420 mg पर लीटर होगी। ये दोनों मिलके रिजल्टेंट आपको हार्डनेस कितनी दे देंगे, 75 mg पर लीटर की हार्डनेस दे देंगे। तो ये था पूरा क्वेश्चन, शॉर्ट एंड स्वीट था, पर उसमें समझने के लिए इतना कुछ था। अब आपको निकालना है Q2 की वैल्यू। तो एक तरीका कि देखो, टोटल डिस्चार्ज Q जो है वो है Q1 प्लस Q2, पहली इक्वेशन। ठीक है, Q1 पानी आयन एक्सचेंज से पास कर दिया, Q2 बाईपास चला गया। दूसरा,
दूसरा जो आपका फाइनल हार्डनेस है दैट इज Q1H1 प्लस Q2H2। फाइनल जो आपका फ्लो रेट है इनटू फाइनल हार्डनेस इज इक्वल टू डिस्चार्ज जो आपका आयन एक्सचेंज से पास कर रहा है इनटू उससे जो हार्डनेस मिली प्लस जो बाईपास फ्लो रेट है एंड उसमें जो हार्डनेस है इसके इक्वल होता है। तो अब इन दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से आएगा। कैसे? देखो मुझे ये तो पता है कि फाइनल मुझे डिस्चार्ज कितना मिलेगा 2160 लीटर्स पर डे मिलेगा, बट ऑब्वियसली कितना हार्डनेस होगी 75 mg पर लीटर। ये वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि हार्डनेस H1 कितनी है 0, तो कोई मतलब नहीं है Q1 का। यहाँ पे Q2 की वैल्यू क्या आएगी? Q2 की वैल्यू नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि हार्डनेस है 420 mg पर लीटर। तो यहाँ से डायरेक्टली आपको Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। इसको निकाल लेती हूँ। 2160 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 420, तो वैल्यू निकल कर आती है 385.714 लीटर्स पर डे। ये आपका हो जाएगा बाईपास फ्लो रेट। दिस इज योर बाईपास फ्लो रेट। ठीक है, तो ये पूरी कहानी निकल कर आती है किससे रिलेटेड? आपके जियोलाइट मेथड से रिलेटेड, या बेसिकली ब्रॉडर सेंस में बोलूँ तो सॉफ्टनिंग से रिलेटेड ये पूरी कहानी होती है। तो अगर बोल दिया एफिशिएंसी 100% तो बट ऑब्वियसली हार्डनेस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर? सो ये इक्वेशंस आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन में तो चलो हो गया, कभी कभी 2 इक्वेशंस की जरूरत पड़े तो आप इसको यूज कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। हाँ, अगर क्वेश्चन में Q1 पूछा होता, क्वेश्चन में बाईपास फ्लो रेट नहीं पूछ के ये पूछ देता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज विच इज पासिंग थ्रू दिस सॉफ्टनर, ठीक है, तो उस केस में आपको Q1 निकालना था तो Q माइनस Q2 कर देते तो Q1 आ जाता। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन निकल के आता। और आई डोंट थिंक इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन है, एफिशिएंसी दे रखी थी तो पूछा था आपसे, लीटर्स पर डे में ही पूछा था, ले लिया। क्लियर? तो ये पूरी कहानी हो जाती है किससे रिलेटेड? आपकी सॉफ्टनिंग से रिलेटेड। अब हम लोग चालू करते हैं क्या? डिसइंफेक्शन, जो हम लोग को स्टडी करना था। So we'll start with the topic of disinfection. अब देखो, अभी तक अब पुराना पहले रिवाइज करते हुए आना पड़ेगा, तब डिसइंफेक्शन से रिलेशन बैठेगा। कहाँ से स्टार्ट की थी ये कहानी? जब से ट्रीटमेंट की बात की है, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रीनिंग लार्ज फ्लोटिंग मैटर रिमूव हुआ। उसके बाद हमने बात की एरिएशन की। अच्छा, स्क्रीनिंग में क्या बात किया था ये भी बता दो। फाइन स्क्रीन्स और कोर स्क्रीन्स की बात किया था, और जनरल बेसिस पे बोला था कोर स्क्रीन्स यूज करते हैं। उसके बाद बात किया एरिएशन की। एरिएशन में क्या बोला? डिजॉल्व्ड गैसेस रिमूव करते हैं, कलर कॉसिंग कंपाउंड्स को रिमूव करते हैं, और अलग अलग मेथड्स की बात की। फिर उसके बाद बात आती है किसकी? 2 बात बोल दी। उसके बाद जो तीसरा हमारा यूनिट आता है प्लेन सेडिमेंटेशन, जिसमें आपका कौन हीरो होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्शन में आता है जो आपके हेवी साइज के पार्टिकल्स है या जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से ज्यादा होती है, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, ये कहानी हमने पढ़ रखी है। इसके बाद हमने बात किया कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं या ऐसा पानी होता है जिसमें टर्बिडिटी ज़्यादा होती है, या कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो कि सस्पेंशन में होते हैं, उसके लिए आपने क्या किया? केमिकल्स डाला जिसको कोगुलेंट्स बोला। एंड इन कोगुलेंट्स ने क्या किया? अपना जो भी कोगुलेशन के मैकेनिज्म्स करके क्या किया? फ्लॉक बनाया। फ्लॉक बना के सेटल डाउन हो गए। बेसिकली डिस्टेबलाइजेशन कराया, फिर एग्लोमरेशन कराया। फिर हमने उस पानी को फिल्ट्रेशन करवा के ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव किया, फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव किया, डिजॉल्व सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव किया, फ्लॉक्स को रिमूव किया।
इतना सारा काम करके हम अभी आ रहे हैं। क्लियर? तो अब क्या जरूरत है डिसइंफेक्शन करने की? मत करो डिसइंफेक्शन। क्यों कर रहे हैं डिसइंफेक्शन? जैसे कि अगर मैं बात करूँ रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स की, तो मैंने आपको बोला था कि इसको हम लोग डिसइंफेक्शन यूनिट में लेके जाएंगे। ठीक है? क्यों? क्या जरूरत है? क्योंकि अगर आप बात करो तो रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स की हम लोग बात कर चुके हैं कि 80 to 90% होती है उनकी क्या, बैक्टीरियोलॉजिकल एफिशिएंसी। तो हम तो बिल्कुल भी परमिट नहीं कर सकते, हम तो बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसे कोई भी पैथोजेंस को परमिट कर ही नहीं सकते पानी में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाए। क्यों? क्योंकि आपने सुन भी रखा होगा ये चीज कि कभी कभी क्या होता है, कहीं से पानी लीक हो गया किसी एरिया से, अनसैनिटरी कंडीशंस थी वहां पर, एंड वो पानी बहुत पोल्यूटेड था, एंड उस जगह के लोकेलिटी के लोगों ने वो पानी पी लिया, तो आपको एक ही जगह पर n नंबर ऑफ डेथ्स मिलती है ड्यू टू दिस वाटर बॉर्न डिजीजेस। तो हमको स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है डिसइंफेक्शन का। ठीक है? तो इसलिए जरूरी है हमें पानी का डिसइंफेक्शन करना है। और जो केमिकल्स बेसिकली यूज करते हो या जो भी कंपोनेंट आप इसमें ऐड करते हो फॉर अचीविंग दिस प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन, उसको आप बोलते हो डिसइंफेक्टेंट। ठीक है? दैट इज नोन एज डिसइंफेक्टेंट। ठीक है? तो डिसइंफेक्शन की बात करूं तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? अगर मैं बात करूं डिसइंफेक्शन की, तो डिसइंफेक्शन का काम होता है कि जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रिमूव करना। ठीक है? वहीं अगर स्टेरिलाइजेशन की बात करूं तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर देता है। सो इफ आई टॉक रिगार्डिंग स्टेरिलाइजेशन, तो ये क्या करता है, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर देता है। ठीक है? तो एक हुआ डिसइंफेक्शन जो पैथोजेंस को रिमूव करता है, दूसरा होता है स्टेरिलाइजेशन जो कि सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करता है। प्रैक्टिकल बेसिस पर डिसइंफेक्शन पॉसिबल नहीं। अब तुम बोलोगे पूरा काम तो अभी तक कि जितना पढ़ा होगा पहले से डिसइंफेक्शन डिसइंफेक्शन ही बोलते आ रहे थे, अब आप बोल रहे हो डिसइंफेक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप कॉमन सेंस से सोचो, क्या आप पानी में ढूंढते रहोगे? क्या अच्छा तुम पैथोजेंस वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो तुम्हें मारते हैं, और तुम अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो तुम जाओ, ठीक है, तुम डिजीज नहीं कॉज करोगे? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है? सो दैट इज द रीजन आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग जनरली स्टेरिलाइजेशन करते हैं। स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में स्टेरिलाइजेशन होते होते डिसइंफेक्शन अपने आप हो जाता है। क्लियर? तो ये प्रोसेस, और हमारा एम तो फुलफिल हो गया ना। मेरा काम था कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना रहे पानी में, तो मेरा एम तो फुलफिल हो गया, तो प्रॉब्लम ही क्या है? आई डोंट हैव एनी इशू, इट्स वेल एंड गुड फॉर मी। क्लियर है? तो ये फंडा समझ में आया। अब बारी आती है कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज करूं? कुछ केमिकल चाहिए ना मुझे, कोई तो तरीका चाहिए, कोई मेथड ही बता दो जिससे डिसइंफेक्शन किया जाए। तो पहले मेथड तो जानना है। तो मेथड्स तो दो तरीके हैं, या तो फिजिकल तरीका है या केमिकल मेथड्स हैं। तो अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो माइनर मेथड्स भी हैं और मेजर मेथड्स भी हैं, और फिजिकल केमिकल भी बता देती हूँ। माइनर मेथड्स भी होते हैं डिसइंफेक्शन के एंड मेजर मेथड्स भी होते हैं। इसके बारे में भी डिस्कशन करूंगी, पर पहले मुझे जानना है ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ, एक माइनर मेथड्स होता है जो छोटे स्केल्स में यूज कर सकते हो, बट हमें पानी क्या ट्रीट करना है, मिलियन लीटर्स में ट्रीट करना है। तो मुझे कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी जब ये डिसइंफेक्शन होगा। तो पहले बारी आती है कि अगर आप कोई चीज ढूंढ रहे हो, आप कोई भी चीज चाहते हो, लेट अस सपोज अगर आप एक एग्जांपल कि आप मोबाइल खरीदना चाहते हो, तो आपके दिमाग में क्लियर रहता है आपको कोई भी मोबाइल नहीं चलेगा। आपको चाहिए कि यार उसमें तो 64 मेगापिक्सल का कैमरा हो, अभी तो बहुत कम ही बोल दिया मैंने, ठीक है, उसमें ग्राफिक कार्ड हो, वगैरह वगैरह चीजें, आपका 8 GB रैम हो, साउंड क्वालिटी अच्छी हो, फिर उसका एंड्रॉइड का वर्जन आप बताते हो। तो आपके दिमाग में उसकी क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें फीचर्स होने चाहिए, वो आपके दिमाग में क्लियर रहता है, बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज दैट। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि कोई भी डिसइंफेक्टेंट यूज करूं, मेरी दो चीजें हैं, मेरी दो रिक्वायरमेंट्स है। डिसइंफेक्शन बोल रहा है कि ये दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। अब वो दो रिक्वायरमेंट्स क्या है? पहली रिक्वायरमेंट तो ये निकल के आती है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट कम्स आउट टू बी दिस, कि जितना भी
एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनका रिमूवल हो जाना चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो हम भी चाहते हैं कि पानी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं हो, जो भी एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका रिमूवल हो जाना चाहिए, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा। पर एक इसकी क्वालिटी है जो बहुत कुछ ही ऐसे कंपाउंड है या केमिकल है जो फुलफिल कर पाएंगे, और वो क्या है, डिसइंफेक्शन चाहता है कि जो भी डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाए उसमें एक रेसिडुअल कैपेसिटी होना चाहिए। अब ये जो टर्म है ना रेसिडुअल कैपेसिटी, ये आपको समझना है। रेसिडुअल कैपेसिटी होना चाहिए। इसका क्या मतलब निकल कर आता है? इसका मतलब ये निकल कर आता है, इट मीन्स दैट कि आपने कोई भी जो भी केमिकल डाला डिसइंफेक्शन में, तुरंत उसने जो भी प्रेजेंट एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उसको मार दिया, ठीक है, आपका काम हो गया। बट आपको ध्यान रखना है, इसने तो ट्रीटमेंट प्लांट में मारा ना, आपने ट्रीटमेंट प्लांट में डाला, कोई भी केमिकल डाला, जिस भी तरीके से आपने ट्रीटमेंट किया, और वो फिजिकल हो केमिकल तरीका हो, जिस भी तरीके से आपने ट्रीटमेंट किया, प्रेजेंट एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारा। पर आपको ध्यान रखना है कि जब ट्रीटमेंट प्लांट से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे जाए तो उस पानी में एक रेसिडुअल कैपेसिटी होनी चाहिए उस डिसइंफेक्टेंट की, सो दैट अगर उस प्रोसेस के दौरान भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय एनी मीन्स पानी में आ जाते हैं तो उनका भी रिमूवल हो, उनको भी मार दिया जाए, ठीक है। तो ये दो चीजें, एक तो एग्जिस्टिंग को भी मारना है, एंड इसको बोलते हैं टेक केयर ऑफ फ्यूचर रिकंटामिनेशन। फ्यूचर में पानी रिकंटामिनेट ना हो उसके लिए भी पानी में एक रेसिडुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। वाटर शुड हैव दैट रेसिडुअल कैपेसिटी। तो ये दोनों पॉइंट्स फुलफिल होने चाहिए। whatever be the type of disinfectant, whatever method you apply, वो तो एक अलग कहानी हो गई, पर अगर मैं जब सिलेक्शन कर रही हूँ डिसइंफेक्टेंट का तो मेरे को वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हाँ प्रेजेंटली भी मारे और फ्यूचर रिकंटामिनेशन का भी ध्यान दे। सो अब अलग अलग मेथड्स की बात कर लेते। देखो जैसे कि अगर मैं बात करूँ फिजिकल मेथड्स, फिजिकल तरीकों से अगर मैं बात करूँ तो एक है कि आप यूवी रेस से ट्रीटमेंट कर दो उस पानी का विच इज यूज फॉर डिसइंफेक्शन, या बॉइलिंग कर दो। अब ये दोनों मेथड की बात करूं, अगर मैं यूवी रेस की बात करूं तो ये बहुत अच्छा मेथड है, कोई डाउट नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनका ये रिमूवल कर देगा, कोई डाउट नहीं है। बट ये आपको कोई फ्यूचर रिकंटामिनेशन की गारंटी नहीं देता। इट डजंट टेक केयर ऑफ योर फ्यूचर रिकंटामिनेशन, फ्यूचर रिकंटामिनेशन के बारे में नहीं बोल सकता। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि अगर पानी बेसिकली सप्लाई करना है टू लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन एंड दैट टू इन MLDs, तो आप बेसिकली यूवी रेस को यूज नहीं कर सकते। तो फिर कहाँ यूज कर सकते हैं? आप इनको ऐसी जगह पर यूज कर सकते हो जहां पर कोई फ्यूचर रिकंटामिनेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, लाइक अपने घर में यू कैन अप्लाई दिस। सिमिलर गोज फॉर द केस ऑफ बॉइलिंग। अगर आपने देखा होगा स्पेसिफिकली या तो छोटे बच्चों को या फिर जब कोई बीमार हो जाता है तो आप उसको जनरली बॉइल्ड वाटर देते हो, ठीक है। सो वो क्या होता है, वो भी जो पानी में अगर एग्जिस्टिंग कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है तो उनका रिमूवल कर देता है। बट स्टिल द सेम गोज फॉर हियर ऑल्सो, इट डजंट टेक केयर ऑफ फ्यूचर रिकंटामिनेशन। तो ये तो बात हो गई किसकी, यूवी रेस की, बॉइलिंग की। अब अगर मैं केमिकल तरीके से बात करूं तो क्या हो सकता है, आप इसमें पानी में आप एसिड डाल दो या एल्कलीज डाल दो। अब क्या करें, पानी में आपने एसिड डाल दिया या एल्कली डाल दिया। तो अब देखो, अगर पानी में आपने एसिड डाला तो pH 3 से कम हो जाएगा, अगर पानी में एल्कली डाला तो pH 11 से ज़्यादा हो जाएगा। और आपने पढ़ रखा है डिसइंफेक्शन के बाद थोड़ी ना जाकर आप कुछ और ट्रीटमेंट करने वाले हो, डिसइंफेक्शन तो खुद में ही लास्ट ट्रीटमेंट होता है, इसके बाद तो आप पानी को सप्लाई करते हो। तो आप क्या इस पानी को वापस उसका pH को ठीक करोगे क्या? वापस इसमें अगर एसिड ज़्यादा है तो इसमें दूसरा कंपाउंड मिला के उसको वर्किंग pH रेंज में लाओगे क्या? नहीं।
और अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूं, एक आपको देख के ही क्लिक हो जाना चाहिए। अच्छा चलो तुम लोग मुझे बताओ, अगर एसिड पानी में एसिडिक कंटेंट ज्यादा है या एसिडिक वाटर है तो क्या होगा? वीडियो पॉज करो, मुझे नीचे आंसर बताओ, इतनी बार पढ़ चुके, क्या होगा? कोरोजन हो जाएगी, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर पीएच 11 से ज्यादा निकल कर आया, ठीक है, तो क्या होगा? इंक्रास्टेशन हो जाएगा, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी उस पाइप की कम हो जाएगी ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है। एक और तरीका होता है मेटालिक आयंस, लाइक आप सिल्वर, कॉपर वगैरह भी यूज कर सकते हो, बट वो भी इतना कोई प्रिवलेंट नहीं है। लास्ट जो हमारे लिए बेसिकली हम जो जिसके बारे में अभी आगे और पढ़ने वाले हैं वो है यूज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब तुमको याद होगा मैंने तुम्हें बता रखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम। इतनी देर से हमने डिटेल में डिस्कशन नहीं किया, बट मैंने आपको कई बार बता चुका है। एक तो यहाँ पे Cl2 है और दूसरा है ओजोन, ठीक है। क्लोरीन की बात करूं यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन लिखते हो, क्लोराइड नहीं, क्लोरीन। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बता रखा था जब हमने इम्पैक्ट्स की बात की थी क्वालिटी ऑफ वाटर में, तब मैंने आपको बोला नहीं था कि क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट तो है ही, बट उसके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो याद करो मैंने आपको बताया था कि जब आप क्लोरीन डालोगे, ठीक है, तो अ पार्ट ऑफ द क्लोरीन विल बी यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो, तो आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्लोरीन लगेगा, और अगर आप उतना अमाउंट ऑफ क्लोरीन नहीं दोगे तो एफिशिएंसी कम निकल कर आ जाएगी। तो हाँ, क्लोरीन एक क्या है? क्लोरीन एक डिसइंफेक्टेंट के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट क्लोरीन इज इट टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर रिकंटामिनेशन। दैट इज भविष्य में अगर पानी में कोई भी कंटामिनेशन हो जाता है तो उसको भी, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए भी क्लोरीन का डोज सफिशिएंट होता है। अब वो क्लोरीन का डोज बता दूंगी कि कितना प्रोवाइड करते हैं, वो अलग बात है, बट आपको जस्ट उसके जो दोनों फीचर्स हमने बात की थी वो दोनों क्लोरीन फुलफिल कर रहा है। फिर है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में जैसे कि ओजोन। अब ओजोन के बारे में बात कर लूं, ये भी एक माइनर मेथड होता है बेसिकली। अगर मैं बात करूं माइनर मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन की, एक तो जनरल बता दिया, फिजिकली, केमिकली। अब अगर मैं बात करूं आपसे माइनर मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन की, इसमें आपका निकल के आता है ओजोन। क्या करता है ये ओजोन? इस ओजोन की अगर मैं बात करूं O3, it forms O2 molecular oxygen and this oxygen, इसको आप बोलते हो नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन अगर मैं बात करूं तो ये बहुत रिएक्टिव होता है, दिस ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव, और जो चीज ज्यादा रिएक्टिव है वो तो ऑब्वियस सी बात है अनस्टेबल है। तो ये क्या करता है, अगर मैं ओजोन डालूं, पहली बात है ये तो होता है बहुत कॉस्टली, तो अगर आप नॉर्मल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हो तो पैसा लगता है भाई इसको करने में, ओजोन इतना कोई सस्ता नहीं है कि आपको मिल जाए, तो है ये कॉस्टली। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है व्हेन O3 गेट फॉर्म इनटू O2 + O, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये हाईली रिएक्टिव होता है, इट इज वेरी हाईली रिएक्टिव, एंड जिसकी वजह से पानी में अगर कोई भी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनका इंस्टेंटेनियसली रिमूवल कर देता है कौन? ओजोन। बट वही कहानी, सेकेंड जो हमारा रिक्वायरमेंट है फ्यूचर रिकंटामिनेशन वाला, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा, दैट इज नॉट फुलफिल्ड। तो स्टिल ये भी फ्यूचर रिकंटामिनेशन के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो हाँ, बट एक चीज आपको और बता देती हूँ कि बाकी जैसे कि आपने सुना होगा और कई बार तो आपने बेसिकली टेस्ट को फील भी किया होगा टेस्ट बर्ड्स में आपने, तो आपको याद होगा कि जब भी हम लोग पानी क्लोरीन पानी में अगर एक्सेस में होता है तो आप बोलते हो कि पानी का अजीब सा टेस्ट आ रहा है, क्लोरीन, ऐसा मैक्सिमम टाइम आप लोग बोलते हो, ठीक है। तो वहां पे टेस्ट आपको थोड़ा अजीब सा साउंड होता है, विच यू आर नॉट एक्वेंटेड, योर टेस्ट बर्ड्स आर बेसिकली नॉट एक्वेंटेड विद दैट टेस्ट ऑफ क्लोरीन। बट अगर मैं बात करूं किसके केस में, ओजोन के केस में, तो ये एक प्लेजेंट टेस्ट देता है, इट गिव्स अ वेरी प्लेजेंट टेस्ट टू वाटर। क्लियर? सो ये कुछ चीजें। हाँ, एक और माइनर मेथड की अगर मैं बात करूं तो KMNO4, एक और माइनर मेथड जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं दैट इज KMNO4।
दिस इज ऑल्सो यूज एज एन डिसइंफेक्टेंट. जनरली हम लोग इसको विलेजेस वगैरह में प्रोवाइड करते हैं, वेल्स वगैरह में जब अगर डिसइंफेक्शन करना होता है तब वहाँ पर हम लोग KMNO4 प्रोवाइड करते हैं. बट स्टिल इट इज़ अ माइनर मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन. इसको ब्रॉडर सेंस में या लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को जब वाटर सप्लाई करना है, उस पानी को ट्रीट करके जो सप्लाई करना है, उसके लिए जनरली हम इन दोनों को यूज़ नहीं करते. ठीक है, तो ये कहानी होती है. जस्ट आपको भी इंट्रोडक्शन दिया कि डिसइंफेक्शन क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं और क्या चीज़ें डिसइंफेक्टेंट को चाहिए. व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ डिसइंफेक्टेंट विच इज़ रिक्वायर्ड इन द ट्रीटमेंट प्लांट. क्लियर. अब मैं बस एक टॉपिक आपको और बता दूं आज के सेशन में, जिसके ऊपर अब हम लोग जब हमारा क्वेश्चन सीरीज होगा उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, नो डाउट. मैं आपको दिखा रही हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या वेरिएशन होता है टाइम के साथ. ठीक है, अगर पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो बेसिकली उनका क्या वेरिएशन होता है. तो अगर आप देखोगे, आई एम ड्रॉइंग दिस ग्राफ, ये एक्स एक्सिस में आपका टाइम t, ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका y एक्सिस में है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट एनी टाइम t. इनिशियली जब टाइम ज़ीरो था तब पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे. फिर क्या हुआ आपको पता है कि धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम होते गए. क्यों? क्योंकि आपने डिसइंफेक्टेंट भी मिला दिया है. ठीक है, अभी मैं इसका डिके का कर्व बना रही हूँ. जब पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर्व बेसिकली डिके हो रहे हैं. अभी मैंने ग्रोथ का कर्व नहीं बनाया. जब आपने डिसइंफेक्टेंट डाला, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? कम होने लगेंगे. किसी टाइम टी पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट है वो है NT. ये नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट है वो है N0. किसी टाइम t पर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रेजेंट है वो है NT. ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको डेरिवेशन करके नहीं दिखा रही हूँ यहाँ पर. मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो डिके हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ये फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट पैरामीटर. ठीक है, यहाँ पे जैसे ही टाइम आपका बढ़ रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम हो रहे हैं, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगा लिया. तो इसको आप प्रॉपर लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट करोगे तो आपका जो एंड रिजल्ट आता है वो मैं बता देती हूँ. NT इज इक्वल टू N0 e टू द पावर माइनस KT. ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. इसके बेस्ड कई बार गेट में क्वेश्चंस पूछ चुका है. तो ये कहाँ से आया है? वो इस ग्राफ से आया है. और यहाँ पे क्या होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है. ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होती है ये आपने 11th-12th में पढ़ रखा होगा. नहीं पढ़ रखा तो मैंने आपको बता दिया. रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पैरामीटर. तो यहाँ पे कौन से पैरामीटर की बात हो रही है? यहाँ पे हमारा पैरामीटर क्या है? यहाँ पे हमारा पैरामीटर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हम किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं. तो इसको जब आप प्रॉपर लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा. यू विल गेट दिस रिजल्ट. जहाँ पर NT होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि किसी टाइम t पर प्रेजेंट है. N0 वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर प्रेजेंट है. e टू द पावर माइनस KT, K इज अ कॉन्स्टेंट. ठीक है, जिसकी वैल्यू किस में होगी? अगर मैं आपको बोलूँ इसकी यूनिट बताओ तो इसकी बेसिकली डिके रेट कांस्टेंट बोल देते हैं इसको. तो इसकी यूनिट किस में होगी? इसकी यूनिट होगी पर डे में. सो दैट यहाँ पे टाइम डेज में तो यहाँ पर भी ये पर डे में होगा. सो दे विल कैंसल आउट. ठीक है, सो ये आपका रिलेशन निकल कर आता है. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज चिक्स लॉ. ठीक है, तो ये मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिके का कर्व बताया. अगर इसका ग्रोथ का कर्व होता तो वो जस्ट इसका उल्टा होता. तो अगर ग्रोथ का वेरिएशन पूछता तो NT इज इक्वल टू L0 e टू द पावर प्लस KT आता. ठीक है, उस केस में NT इज इक्वल टू L0 e टू द पावर प्लस KT आता. यहाँ पर NT इज इक्वल टू N0 e टू द पावर माइनस KT है. और इसके ऊपर क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो इतने सिंपल होते हैं. आपको 1-2 क्वेश्चंस मैं करवा भी दूंगी, कोई इशू नहीं है.
ठीक है, इतने सिंपल्स होते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कि बस आपको बोल देगा कि अभी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इनिशियल से 80% है, तो बताओ डिके रेट कांस्टेंट कितना है, बताओ टाइम कितना लग रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में। तो बहुत ही सिंपल सस्ते क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बट आपका ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि इनिशियली एन नॉट प्रेजेंट था टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, फिर टाइम बढ़ता गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम होते गए, किसी भी टाइम t पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटी प्रेजेंट था। और अगर मुझे निकालना है कि यार मुझे बताओ कि मुझे जानना है कि पानी में किसी भी टाइम t पर कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, तो इनिशियली तो आपको पता होगा। कैसे पता होगा? क्योंकि आपने क्वालिटी निकाली है पानी की। अभी इतने सारे टेस्ट सिखा कर आई हूँ आपको, एमपीएन टेस्ट सिखा दिया, मेम्ब्रेन फिल्टर सिखा दिया, तो अब आपको पता है। तो अब आपको इनिशियली पता है ट्रीटमेंट से पहले, फिर जब आपने डिसइंफेक्टेंट ऐड किया या उसकी डिके देखी तो क्या रिलेशन आया, आप निकाल सकते हो। क्लियर? तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आपको एक रिलेशन बताया है और इसके रिलेटेड क्या बताई है मैंने आपको, डिसइंफेक्शन के बारे में आपको एक इंट्रो दिया। अब आगे की सेक्शन में हम लोग डिसइंफेक्शन से रिलेटेड थोड़ा ब्रॉडर सेंस में डिस्कशन करेंगे। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो क्लोरीन की बात करना है कि क्लोरीन का बिहेवियर कैसा होता है, उसके बारे में बात करना है, एंड देन वील सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आप इतनी चीज़ों को रिवाइज करके आना, अगर आपसे हो सके तो आप इसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना अगर आपसे बनते हो इस रिलेशन के ऊपर, और नहीं बनते तो हम लोग एक क्वेश्चन सीरीज ले लेंगे जिसमें एक साथ, मैं सोच रही हूँ कि एक साथ पूरे क्लोरीन के क्वेश्चंस कर लेंगे, तो एक अलग से क्वेश्चन सीरीज ले लेंगे। तो पहले मैं पूरा थ्योरेटिकल पार्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है ये ट्रीटमेंट का, दिस इज डिसइंफेक्शन, तो एक सेशन में पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे, एंड फिर लास्ट जब वाइंड ऑफ चैप्टर होगा ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का लेक्चर का, तब मैं पूरे क्वेश्चन एक साथ करवा दूंगी, ठीक है। तो आप थ्योरी रिवाइज कर लेना, अगर आपसे बनता है तो आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड मैं तो सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। सो रिवाइज ऑल दीज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टडी हार्ड।